नमस्कार वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की वीडियो में फिर से हम उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक अध्ययन है उसके आगे वाले हिस्से में फिर से बात करेंगे। यानी इसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको पूरे इतिहास को हम कुछ पार्ट्स में कुछ वीडियोस के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज दूसरा पार्ट्स है। क्वेश्चन वही क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए ग्रह वर्मा, बी हर्षवर्धन, सी गणपति नाग, डी सैन वर्मन। इसका आंसर है ऑप्शन सी गणपति नाग। यमुना घाटी में यदुओं के पश्चात नाग वंश की स्थापना हुई थी और इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत नाग शासक गणपति नाग द्वारा 6वीं और 7वीं सदी का गोपेश्वर त्रिशूल लेख है। इसका मतलब गोपेश्वर त्रिशूल लेख किससे संबंधित है? ये संबंधित है गणपति नाग से, जो कि नाग वंश का एक शासक था। इस लेख के अनुसार गणपति नाग द्वारा अपने राज्यारोहण के दूसरे वर्ष रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल स्थापित कराया था। दूसरा प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन डी पौरव वंश। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो ब्रह्मपुर के पौरव वंश एवं उनके प्रशासन का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, तालेश्वर ताम्रपत्र। ये जो ताम्रपत्र है ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, यानी पौरव वंश के बारे में बताता है। इस ताम्रपत्र के अनुसार पौरव वंश का संस्थापक था विष्णुवर्मन और इस लेख को जो ताम्रपत्र जो लेख है उसको द्युतिवर्मन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी इसको लिखवाया गया था द्युतिवर्मन के द्वारा। लेकिन इसमें एक्सप्लेन ये करा हुआ है कि पौरव वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्मन था। आगे देखें तो पौरव काल में भूमि को 2 वर्गों में विभाजित करा था। पहली भूमि को केदार भूमि और दूसरी भूमि को सारी भूमि कहते हैं। जो भू राजस्व कलेक्ट करता था उस अधिकारी को भागिक बोलते थे। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कब हुई थी? ए 500 ईस्वी, बी 600 ईस्वी, सी 700 ईस्वी और डी 800 ईस्वी। का आंसर ऑप्शन सी 700 ईस्वी। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न जो अराजकता की स्थिति थी उसकी समाप्ति 700 ईसा पूर्व में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से 300 वर्षों तक इस राजवंश की जो राजधानी थी वो जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर नामक स्थान में थी। बाद में इसको फिर जो अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी का बैजनाथ है, यानी बागेश्वर में जो पड़ता है, उस स्थान पर जो इनकी राजधानी थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी पहले राजधानी जोशीमठ में थी और फिर बाद में राजधानी हो गई बैजनाथ। किसकी? कार्तिकेयपुर राजवंश, जो कि 700 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये उत्तराखंड का आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये राजवंश 700 से 1030 तक इसने शासन किया और इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों ने जो है शासन किया था, 3 से अधिक वंशों ने शासन किया था। और इस राजवंश से संबंधित जो भी आलेख है वो बागेश्वर से, कंडारा से, पांडुकेश्वर से और बैजनाथ इन स्थलों से प्राप्त हुए हैं कुटिला लिपि में। और इन्हीं प्रामाणिक साक्ष्यों की इतने सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो एक प्रामाणिक साक्ष्य मिल गया जिससे ये स्थापित हो गया था कि ये उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। तो प्रश्न कभी पूछा जाए कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था, तो वो था कार्तिकेयपुर राजवंश। आगे चले तो अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन, उन्होंने इस कार्तिकेयपुर राजवंश की जो बाउंड्री थी उसको बताया था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की सीमा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। उत्तर में तिब्बत और कैलाश तक थी और दक्षिण में कठेर, जो कि रोहिलखंड के अंतर्गत आता था, उस तक इसकी बाउंड्री लगी हुई थी। पूर्व में गंडकी और पश्चिम में सतलज नदी तक इसकी बाउंड्री थी। यानी इसका जो इस सीमावर्ती जो क्षेत्र है इसका, ये यहाँ उत्तर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में इन इस स्थिति तक थी इस कार्तिकेयपुर राजवंश की सीमा। आगे देखिए, बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार या वंश का जो शासक था वसंत देव था। फिर वसंत देव के बाद आया खरपर देव। खरपर देव कन्नौज के राजा जो यशोवर्मन था उसका कंटेम्पररी, उसका समकालीन था। फिर खरपर देव के बाद उसका पुत्र आया कल्याण राज, जिसकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी था। खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक था वो था त्रिभुवन राज। इसने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और जो नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया, इस चीज की चर्चा नालंदा अभिलेख में मिलती है कि जो बंगाल का पाल शासक था उस धर्मपाल, उसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। आगे चले, अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित में से किसने पालों से संधि की थी? पौरवों ने, कत्यूरियों ने, शकों ने या निम्बर ने? इसका आंसर ऑप्शन डी निम्बर ने।
करपर देव जो वंश था, उसके बाद फिर निम्बर वंश की स्थापना हुई। ये शैव मत को मानने वाले थे, यानी शिव के उपासक थे, और इन्होंने जागेश्वर में विमानों का निर्माण भी कराया था। फिर इसके बाद निम्बर के बाद इष्टगण देव आता है। ये कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला शासक था, जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था पहली बार। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कौन सा शासक था जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो वो था इष्टगण देव। आगे देखें तो जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लाकुलीश और नटराज मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसकी बात हो रही है? इष्टगण की। तो ये आप देख भी सकते हैं, जागेश्वर का एक मंदिर बना हुआ है। उसके बाद फिर इसके बाद इष्टगण देव के बाद ललित शूरदेव आया। ललित शूरदेव के बाद फिर भूदेव आया। ऐसा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ये जो पता चलता है कि किसके बाद कौन सा शासक आया। भूदेव जिसने बौद्ध, यही ऐसा शासक था, इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में भी सहयोग किया था। भूदेव के बाद फिर आगे चलें तो वो आता है सलोड़ा द्वितीय वंश। बालेश्वर और पांडुकेश्वर ये ताम्रपत्रों के अनुसार सलोड़ादित्य के जो पुत्र थे इच्छरदेव, उसने इस वंश की स्थापना की थी। यानी सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने करी थी। और उसके बाद फिर इसका पुत्र देशदेव, फिर पद्मदेव, फिर सुभिक्षराज देव, इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते चलते हैं। आगे चल करके फिर कत्यूर घाटी में आसंती देव के द्वारा आसंती देव वंश की स्थापना की गई थी। यानी सलोड़ादित्य वंश के बाद फिर आसंती देव वंश आता है। तो एक क्रोनोलॉजी भी इसकी याद रखनी है कि किसके बाद कौन था। आगे चले, अगला प्रश्न, आसंती देव वंश का अंतिम शासक कौन था? देशदेव, पद्मदेव, ब्रह्मदेव या सुभिक्षराज देव? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मदेव। आसंती देव वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, जो एक कमजोर शासक था और भोगी शासक था। आगे चले तो रजबार शब्द का क्या तात्पर्य होता है? एक अभिलेख या लोक देवता है, या कार्तिकेयपुर राजकुमारों की उपाधि है, या प्रशासन है? इसका आंसर ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर राजवंशों राजकुमार थे, उनकी जो उपाधि थी वो रजबार थी। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली थी। अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर का जो प्रशासन था वो कितने भागों में विभक्त था? A3, B4, C5 या D6? इसका आंसर है ऑप्शन A3। कार्तिकेयपुर का जो प्रशासन तो 3 भागों में बटा हुआ था। प्रशासन का जो केंद्रीय सेंट्रल पावर थी वो नरेश के पास थी। उसके बाद प्रांतों में विभक्त राज्य का प्रधान, उसके बाद यानी शीर्ष के बाद फिर ये प्रांतों में विभक्त था, और प्रांतों का जो शीर्ष प्रधान था उसको उपरिक बोलते थे। उसके बाद प्रांत फिर विषय जिसको जिला बोलते थे उसमें विभक्त था, और विषयों का जो प्रमुख होता था, यानी जिलों का जो प्रमुख होता था वो विषयपति होता था। आगे देखें तो कत्यूरी राज्य 5 जिलों में विभक्त था। इसको हम एक एक करके देखें तो पहला था ऐशाल विषय, क्योंकि विषय मतलब जिला होता है इसलिए ऐशाल विषय यानी ऐशाल जिला, ये भागीरथी और यमुना के बीच का जिला था। दूसरा है टंकनपुर विषय, अलकनंदा और भागीरथी के बीच। तीसरा है अंतराग विषय, अलकनंदा क्षेत्र वाला जो पूरा क्षेत्र था वो अंतराग जिले में आ गया। मायापुर हाट विषय, हरिद्वार के निकट वाला। और कार्तिकेयपुर विषय, कत्यूर क्षेत्र से गोमती तक का जो गोमती घाटी के बीच का जो क्षेत्र था वो कार्तिकेयपुर जिले में आ गया। अब समझते हैं कत्यूरी शासन काल में जो पदाधिकारी थे अर्थव्यवस्था से संबंधित, उनके वो उन अधिकारियों के क्या, उनको किस तरीके से संबोधित किया जाता था और उनके क्या कार्य थे। तो आप इसमें देख सकते हैं, टेबल में एक एक करके हम देखते हैं। एक तरफ अधिकारी है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य हैं। पहला है हस्तत्यासवोष्ट्र बलाधिकृत, का मतलब ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दूसरा प्रांतपाल है, जो सीमाओं की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार होता था। घटपाल गिरिद्वारों का रक्षक, और वर्मपाल सीमाओं के पार जाने वाले जो भी लोग थे उन पर नजर रखता था। नरपति का कार्य नदी घाट पर आवागमन की सुविधा की देखरेख करना। गोलमिक का कार्य गोलमिक पैदल सेना का अधिकारी होता था। और अश्व बलाधिकृत, अश्वरोही जो सेना है उसका प्रमुख होता था। इसके अलावा हस्ती बलाधिकृत, हाथी सेना का जो नायक होता था। मतलब अलग अलग सेनाएं होती थी, अश्व वाली सेनाएं, हाथी वाली सेनाएं, तो उनके अपने अपने नायक होते थे। आगे देखें, कार्तिकेयपुर राजवंश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर, खनिज पर और वन पर, इन 3 चीजों पर डिपेंड थी। क्षेत्रपाल नामक जो पदाधिकारी था वो राज्य में कृषि की उन्नति और उसके लिए जिम्मेदार था। इसी तरीके से प्रभावतार ये कार्य भूमि की पैमाइश करता था। आगे देखें, जोशीमठ के नृसिंह मंदिर का निर्माण कार्तिकेयपुर वंश के जो संस्थापक थे वसंत देव, उनके द्वारा कराया गया, जबकि परमदेव द्वारा बद्रीनाथ मंदिर को भूदान दिया गया।
कार्तिकेयपुर राजवंश के इष्टगण देव के शासनकाल में उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी आए थे। हम सब जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड में बद्रीनाथ नामक स्थल पर उन्होंने तप किया, तपस्या की थी केदारनाथ में। और इन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को समाप्त करने और हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था आज का दूसरा भारतीय उत्तराखंड के इतिहास का आगे वाला जो हिस्सा था। बाकी आगे इससे आगे की जो भी अगला जो कालखंड होगा, अगला जो होगा उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।